हाँ तो भाई देखो, कल अपन ने क्लासिफिकेशन देखा था, ब्लॉक डायग्राम देखा था नेगेटिव फीडबैक सर्किट का। नेगेटिव फीडबैक बेसिकली क्या होता है ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। छोटा सा डिस्क्रिप्शन अपन वापस ले लेते हैं कि जब भी आउटपुट से इनपुट के अंदर कुछ आउट ऑफ फेज सिग्नल हम वापस इनपुट करवाते हैं, एक तरीके से आउटपुट को इनपुट से जोड़ देते हैं और कुछ आउट ऑफ फेज हम उसमें लेके आ रहे हैं। मतलब कि फर्स्ट जो सिग्नल है उसके अपोजिट सिग्नल लेके आ रहे हैं, तो जो इनिशियल सिग्नल है वो कम हो जाता है, जिससे आउटपुट भी थोड़ा सा कम मिलने लग जाता है। तो मतलब ओवरऑल गेन को रिड्यूस करने का एक मैटर है, और रिड्यूस इसलिए करते हैं कि इससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो हमें इस पूरी यूनिट के इस पार्ट के अंदर 5th यूनिट के जो भी जो अपना फर्स्ट पैरा जितना भी सिलेबस लिखा हुआ है उसके अंदर यही काम करना है कि नेगेटिव फीडबैक का इफेक्ट क्या होता है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पे। ठीक है, और फिर कल की क्लास अपन ने एंड की थी कुछ कुछ एक ब्लॉक डायग्राम के साथ में। उस ब्लॉक डायग्राम में दो तीन चार चीजें थी। एक था एम्पलीफायर, अपना एम्पलीफायर को हमने यहाँ पे मिक्सिंग सर्किट से जोड़ रखा था। मिक्सिंग सर्किट, यहाँ पे एक सिग्नल सैंपल सर्किट था, सैम्पलिंग, और यहाँ पे VS लगा रखा था अपन ने, VS या एनर्जी सोर्स, और यहाँ पे लोड। और फिर इस मिक्सिंग सर्किट को इससे जोड़ने वाला एक सर्किट है जिसे अपन बीटा सर्किट कहते हैं, वो था। तो देखो एक VS नहीं लिख के मैं यहाँ पे एनर्जी सोर्स लिख रहा हूं भाई, एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जितने भी मिक्सिंग वगैरह है सिस्टम, मिक्सिंग का एंड सैम्पलिंग का, इनके कॉम्बिनेशन अपन देखते हैं। तो देखो पहला कॉम्बिनेशन जो बनता है, अच्छा इनके कॉम्बिनेशन इस तरह से थे कि हम वोल्टेज को फीडबैक ले सकते हैं और इधर मिक्स करने वाले वक्त में श्रेणी या शंट के रूप में इसको लगा सकते हैं। तो एक तो श्रेणी था और एक शंट था, इधर धारा था और वोल्टा था। तो उससे देखो क्या क्या सर्किट बन सकते हैं। सबसे पहला सर्किट यहाँ देखो, यही अपन पढ़ते हैं। देखो कल अगर अपन ने बीटा इसके लिए जो AF निकाला था, AF इज इक्वल टू A/1 प्लस A बीटा, ये जो निकाला था ये इसी सर्किट के लिए निकाला था, और मैंने आपको ये कहा था कि यही वाला सर्किट अपन पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका नाम क्या है देखो, इसका नाम बहुत इजीली आप बता सकते हो। इधर क्या लग रहा है, इधर ये श्रेणी में लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, पैरेलल में लग रहा है, श्रेणी समांतर। तो इसको एक नाम तो ये दिया जा सकता है कि ये है श्रेणी समांतर नेगेटिव फीडबैक सर्किट। ये मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, तो नेगेटिव फीडबैक सर्किट शॉर्ट में लिख दिया मैंने। या फिर दूसरा नाम इसका हो सकता है कि यहाँ पे तो श्रेणी है, यहाँ पे वोल्टेज का क्या हो रहा है, आउट फीडबैक हमें मिल रहा है। तो दूसरा नाम इसका ये भी दिया जा सकता है श्रेणी वोल्टा नेगेटिव फीडबैक सर्किट। श्रेणी इधर एंड वोल्टा इधर। अब ये श्रेणी जो हमने यूज लिया है, ये इसका क्लासिफिकेशन श्रेणी और समांतर से नहीं होगा, लेकिन आप याद रखने के लिए इन दोनों को सेम ही मान लो। तो श्रेणी समांतर नेगेटिव फीडबैक सर्किट, श्रेणी समांतर नेगेटिव फीडबैक सर्किट, या श्रेणी वोल्टा। अब देखो इसको हम वोल्टेज रख के और इसकी जगह समांतर क्रम ला सकते हैं। तो दूसरा ये बन गया अपने पास। तो यहाँ समांतर क्रम और यहाँ भी समांतर क्रम, तो इसको क्या दिया जा सकता है नाम, पैरेलल पैरेलल, समांतर समांतर क्रम, समांतर समांतर नेगेटिव फीडबैक सर्किट, ये दिया जा सकता है। ये दूसरा क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट है देखो, शंट। इस समांतर क्रम में जो अपन कोई भी रेजिस्टेंस जब जोड़ते हैं, ये रेजिस्टेंस टाइप की ही कोई चीज है यहाँ पे। तो जब किसी भी सोर्स के समांतर क्रम में कुछ जोड़ा जाता है तो उसको शंट बोलते हैं अपन। ठीक है, तो शंट अपन इसको लिख सकते हैं, तो ये मैं लिख सकता हूँ शंट, और इधर क्या वोल्टेज, तो शंट वोल्टा सर्किट। तो देखो अब ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाना चाहिए श्रेणी क्यों लिखा है यहाँ पे। श्रेणी इसलिए लिखा है क्योंकि इस सोर्स के श्रेणी क्रम में ये आर या रेजिस्टेंस टाइप की कोई चीज जो है वो जुड़ी हुई है इस VS के समांतर क्रम श्रेणी क्रम में है, इसलिए ये श्रेणी है। और ये श्रेणी मतलब इस सीरीज के साथ में इसका मतलब है। तो ये क्या होगा अपने पास, शंट वोल्टा नेगेटिव फीडबैक सर्किट। ठीक है, फिर अपन इस पे आ जाते हैं। तो ये क्या है देखो, समांतर श्रेणी, इजी है, इसको अपन लिख सकते हैं समांतर श्रेणी नेगेटिव फीडबैक सर्किट। या दूसरा नाम क्या हो सकता है, ये भी शंट ही है देखो, तो शंट, लेकिन आगे क्या आ रहा है, आगे फीडबैक किसका लिया जा रहा है, करंट का फीडबैक लिया जा रहा है, इसलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं शंट
धारा, नेगेटिव फीडबैक सर्किट। ठीक है, फिर लास्ट वाले का देखो श्रेणी श्रेणी, या तो ये कह सकते हैं श्रेणी श्रेणी, जैसे ये समांतर समांतर था वैसे ये श्रेणी श्रेणी हो सकता है इसका नाम, या फिर श्रेणी श्रेणी के अलावा क्या हो सकता है, श्रेणी धारा, श्रेणी धारा वोल्टा सॉरी श्रेणी धारा नेगेटिव फीडबैक सर्किट। अब देखो ये इंटरचेंजेबल है, इट इज नॉट कि आप एविडेंट नहीं है कि इसी तरीके से पढ़ा जाए या इसी तरह से पढ़ा जाए, ये पढ़ रहे हैं तो ये नहीं पढ़ सकते, लेकिन जब हम ये पढ़ रहे हैं तो पैरामीटर्स सारे इसके अकॉर्डिंग आएंगे, जब अपन ये पढ़ रहे हैं तो पैरामीटर्स हमेशा इसके अकॉर्डिंग आएंगे, जब अपन ये पढ़ रहे हैं तो पैरामीटर्स हमेशा इसके अकॉर्डिंग आएंगे। इस चीज का ध्यान रखें विशेष रूप से। अब देखो अगर अपन पैरामीटर्स चेंज करने की बात कर रहे हैं, पैरामीटर्स बार बार वर्ड आ रहा है, ये आप चले जाओ स्टार्टिंग के अंदर जब अपन z पैरामीटर, y पैरामीटर, h पैरामीटर पढ़ रहे थे तो वो क्या कर रहा था, एक ही ट्रांजिस्टर सर्किट को दो तीन तरीके से दिखा रहा था ना। अगर z पैरामीटर से दिखा रहे हैं तो वही इक्विवेलेंट सर्किट दूसरा बन रहा था, y पैरामीटर से दिखा रहे हैं तो वही इक्विवेलेंट सर्किट दूसरे तरीके से बन रहा था, h से दिखा रहे हैं तो वही दूसरे से बन रहा था। एक अपन ने ट्रांसकंडक्टेंस जो है उससे भी देखा था तो वो एक डिफरेंट टाइप का बन रहा था। तो यहाँ पे जब अपन पैरामीटर्स बदलते हैं तो ये जो एम्पलीफायर का जो एक फॉर्मेट है वो बदल जाता है सिर्फ। तो ये जो एम्पलीफायर है जिसमें अपन पढ़ेंगे, जो हम आगे तक इस यूनिट में पढ़ेंगे, वो एम्पलीफायर वोल्टेज एम्पलीफायर है जो अपन नॉर्मली पढ़ते हैं, जिसमें वो गेन जो है अपन V0/Vi लेते हैं, और जो भी इसका आप इक्विवेलेंट सर्किट हमने पहले पढ़ रखा है उसमें जो भी पैरामीटर्स आ रहे थे वही पैरामीटर्स हम यहाँ पे यूज लेते हैं। ये वाला जो ट्रांजिस्टर है इसमें जो ये IS लगा हुआ है और जो यहाँ I पढ़ रहे हैं, बाहर I0 पढ़ रहे हैं, तो पैरामीटर्स बदल जाते हैं इसके अंदर, और इसको अपन कहते हैं ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। और ये जो एम्पलीफायर है ये करंट एम्पलीफायर कहलाता है, और ये जो एम्पलीफायर है ये ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर कहलाता है। ये आपके कोर्स से बाहर की चीजें हैं, आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार अपने नोटबुक में नोट जरूर कर लें, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं जब अपन अगर आप आगे इलेक्ट्रॉनिक्स करते हो तो आपको ये चीजें वापस पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि ये जो अपना एक ब्लॉक डायग्राम है नेगेटिव फीडबैक सर्किट का, इसमें जो अपन मिक्सिंग और सैंपलिंग बदलते हैं तो हमें मिक्सिंग और सैंपलिंग के स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन के लिए स्पेसिफिक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूज में लेना पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पे ये मिक्सिंग रख रहे हैं, यहाँ पे सैंपलिंग ये रख रहे हैं, यहाँ पे श्रेणी मिक्सिंग रख रहे हैं यानी कि सीरीज मिक्सिंग रख रहे हैं, यहाँ पे आप जो है वोल्टेज सैंपलिंग ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पे वोल्टेज एम्पलीफायर लेना पड़ेगा। अगर आप इसका एनालिसिस करना चाहते हो, अगर आप इसको स्टडी करना चाहते हो तो आपको ये लेना ही पड़ेगा। ठीक है, इससे मैच हो जाएगा, फिजिक्स जो है वो मैच हो जाएगा, पैरामीटर्स मैच हो जाएंगे, तो आगे जाके रिजल्ट जो है वो वही मिलेंगे जो मिलने चाहिए और जो मिलते हैं। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट अपन इसके नेगेटिव फीडबैक सर्किट के कुछ फायदे जो है वो देखेंगे कि क्या फायदे हैं, या क्या स्टेबिलिटी का केस है, या फिर क्या रिडक्शन का केस है, तो वो नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखेंगे। तो देखो इस सेक्शन में अपन देख रहे हैं एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक, कि भाई अपन अगर नेगेटिव फीडबैक यूज लेते हैं तो उसके फायदे क्या क्या हैं। ये अपन शुरू से 3-4 दिन से यही बात कर रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा होता है, कैसे होता है वो अब देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात है स्टेबलाइजेशन ऑफ गेन। स्टेबलाइजेशन क्या चीज है कि भाई स्टेबल हो जाए। पहले अपन ने एक बात अपन बार बार कर रहे हैं कि गेन जो है, ए जो है ओपन लूप गेन जिसे अपन कहते हैं, तो ओपन लूप गेन जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं जिस गेन के बारे में, वो चेंज होता रहता है, चेंज हो जाता है इन सम सर्कमस्टेंसेस। लाइक अगर आप ट्रांजिस्टर बदल दें तो उसके बीटा प्राचल बदल जाएगा, तो उस वजह से वो चेंज हो सकता है, या फिर इनपुट में वोल्टेज चेंज हो जाए तो वो चेंज हो सकता है, या फिर अंदर कोई उसके कंपोनेंट है उसको अगर अपन कम ज्यादा कर दें या फिर उसको अपन चेंज करें, रिप्लेस करें, तो वो चेंज हो सकता है, टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो ओपन लूप गेन को चेंज कर सकती है। और अब जब जैसे अपन ने फीडबैक लगाते हमारे पास एक क्लोज लूप गेन आता है, AF जिसे अपन कहते हैं, तो क्लोज्ड लूप गेन अपने को मिलता है। और इन दोनों में रिलेशन जो है वो अपन ने क्लास के अंदर लाइव क्लास में अपन ने डिस्कस किया था, वो ये आया था, जहाँ पे बीटा क्या है, बीटा
फीडबैक एलिमेंट है अपने पास, या फीडबैक फैक्टर इसे अपन कहते हैं। फीडबैक फैक्टर कितना परसेंट जो है वो वापस इनपुट में दिया जा रहा है आउटपुट से, तो ये अपने पास है। अभी देखो, अगर हम एक स्पेसिफिक कंडीशन इसमें डिस्कस करें, या फिर ऐसा कर दो कि जब इसको अपन बनाएं ट्रांजिस्टर को, तो उस तरीके से बनाएं कि इसका A इंटू बीटा जो है वो 1 के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा हो। कल मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, शायद आप लोगों ने किया या नहीं किया, तो वहां पे ऐसा कुछ केस था कि बीटा जो है वो 1/10 लिया था अपन ने, और A जो है वो 100 के अप्रोक्सीमेशन में लिया था। तो अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो ये नीचे का पोर्शन जो है 1/A प्लस 1 प्लस ए बीटा जो था, उसमें 100 इंटू बीटा जब करेंगे तो ये इस तरह से आएगा अपने पास, तो 1 प्लस 10 था ये कुछ, और 10 जो है वो 1 के रेस्पेक्ट में ज्यादा है, और ये ज्यादा होगा ही भाई ऑब्वियसली। तो अगर हम ऐसा बनाए इन सम स्पेशल केसेस, देखो हर बार नहीं हो सकता, लेकिन हम ऐसा ही बनाए इस ट्रांजिस्टर को कि ए बीटा का वैल्यू जो है वो अगर 1 से खूब ज्यादा हो, या थोड़ा ज्यादा हो, या फिर ज्यादा हो, इन सिंपल वर्ड्स अगर ये ज्यादा हो, तो अपन इसमें देखो इस सिचुएशन में 1 प्लस ए बीटा में इस ए को, इस 1 को रिप्लेस कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो उसको सीधा अपन ये भी लिख सकते हैं। जैसे ही अपन इसको ये लिखेंगे तो ये ए एफ होगा, और ए एफ आपके पास आएगा ए अपॉन 1 प्लस, तो गया 1 तो ए बीटा, ए से कैंसिल हो गया तो ये बच गया 1 अपॉन बीटा। तो ये क्या आपने को इंडिकेट कर रहा है कि AF जो है यानी क्लोज्ड लूप गेन जो है वो 1 अपॉन बीटा के बराबर है, जहां पे बीटा क्या है, बीटा है फीडबैक फैक्टर। और फीडबैक फैक्टर जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो उसके अंदर जो एलिमेंट्स लगे हुए हैं उस पे डिपेंड करता है। और इसके अंदर क्या एलिमेंट्स है, बीटा के अंदर क्या एलिमेंट्स है, कल अपन ने बात की थी कि बीटा के अंदर एलिमेंट्स है सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस, क्योंकि हमें नो फेज शिफ्ट चाहिए, बिल्कुल फेज शिफ्ट नहीं चाहिए, हमें कोई और दूसरा एलिमेंट नहीं लगाना, सिर्फ रेजिस्टेंस से ही बन जाएगा आपका। तो आपने इनपुट आउटपुट से रेजिस्टेंस में इनपुट दिया और फिर फीडबैक ले लिया। रेजिस्टेंस का केस जो है वो बड़ा ही सिंपल सा केस है, उसका फैक्टर्स जो है, उसके फैक्टर्स बहुत स्टेबल होते हैं, इतने ज्यादा वेरी नहीं करते हैं, इसलिए बीटा आपका फिक्स रहता है। ठीक है, दूसरी चीज बीटा फिक्स है तो एएफ भी फिक्स है। स्टेबलाइजेशन आया कि नहीं आया, भाई स्टेबलाइजेशन है, यहाँ पे स्टेबलाइजेशन ऑफ गेन हो गया, पहले ए था वो वेरी कर रहा था, अब एएफ वेरी नहीं कर रहा है। दूसरी बात कि बीटा कांस्टेंट रहता है वो तो ठीक है, अब एएफ की ए पर जो एक डिपेंडेंसी थी वो खत्म हो गई, मतलब अंदर आप रिप्लेस कुछ कर रहे हो उसके अंदर। पहले जो अपन ओपन लूप वाला सिचुएशन देख रहे थे तब उसमें ट्रांजिस्टर कुछ भी जो थे उनको अगर रिप्लेस कर रहे हो आप, तो उसका इफेक्ट इस पे बहुत ही कम पड़ेगा। अब देखो ये एक स्पेशल केस है, रियलिटी तो यही है, यही वाला रिलेशन है रियल तो, लेकिन ये एक स्पेशल केस है जहाँ पे ए यहाँ से एलिमिनेट हो गया एक तरीके से। तो ए एलिमिनेट होने का मतलब क्या हो गया कि पहले का जो सिस्टम था, यानी जो ओवरऑल सिस्टम है, वास्तव में जो सिस्टम है, उसके अंदर जो सिस्टम है, उसके आंतरिक इंटरनल रूप से अगर कुछ भी परिवर्तन आता है तो उसका इफेक्ट जो है वो इस सिस्टम पे अब नहीं पड़ेगा, इतना नहीं पड़ेगा जितना पहले पड़ रहा था। ठीक है, तो ये स्टेबलाइजेशन ऑफ गेन आ गया। इसको एक और क्वांटिटी से अपन जो है वो सेंसिटिविटी या फिर यूं कह दूं कि एक और तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई अब जो चेंजमेंट है वो कम होगा पहले के मुकाबले। ठीक है, उसको देखने के लिए क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है अपना, इसका टोटल डिफरेंशिएशन ले लेते हैं। इसमें देखो बीटा कांस्टेंट है तो एक तो एफ हो गया और एक ए हो गया, इन दोनों के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन ले लेते हैं। तो ये एक तो अपने पास हो गया ये केस कि इसमें आप कह रहे हो कि बीटा इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई एफ इज आल्सो कांस्टेंट, तो स्टेबलाइजेशन इंप्रूव हुआ है थोड़ा सा। अब ये अपन देखो वापस वही बात कर रहे हैं कि भाई ये एक स्पेशल कंडीशन है, ठीक है, लेकिन ए से इफेक्ट तो होगा भाई, डेफिनेट होगा, क्योंकि ये तो अचीवेबल है या नहीं है, इन सम केसेस है, इन सम केसेस नहीं है। तो ए से, और अगर है भी तो भी इस वन को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, कुछ तो रहेगा, और कुछ तो रहेगा तो उसमें ए का कुछ ना कुछ फैक्टर रहेगा। तो अपन दूसरे तरीके से इसको देखने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या वास्तव में स्टेबलाइजेशन हो रहा है, ये तो एक स्पेशल केस हो गया या फिर आइडियल केस हो गया, सब मान सकते हैं अपन। तो दूसरे में अपन और एक
रिलेटिव चेंजमेंट के बारे में बात करते हैं। इसको मैं नाम देता हूं रिलेटिव चेंजमेंट। किसमें किसमें रिलेटिव चेंजमेंट, ए एफ और ए में रिलेटिव चेंजमेंट देख लेते हैं। चेंज तो होगा, चलो ठीक है। तो अभी इसका टोटल डिफरेंशिएशन करते हैं अपन इस इक्वेशन का। तो टोटल डिफरेंशिएशन में ये होगा डी ए एफ, और यहाँ देखो ये नीचे भी वेरिएबल है, इसलिए ये आएगा आपके पास में इसको अपन a अपॉन बी वाले फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले ये बन रहा है 1 प्लस ए बीटा का होल स्क्वायर, और फिर इसको छोड़ देंगे तो 1 प्लस ए बीटा को छोड़ दिया, और उसका डिफरेंशिएशन तो होगा डी ए, और फिर माइनस ए को छोड़ देंगे और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा डी ए, अगेन डी ए इंटू बीटा, बीटा इंटू डी ए होगा, राइट। एक सेकेंड, ठीक है। और इसको सोल्व करते थोड़ा, तो देखो यहाँ पे डी ए इंटू ए बीटा, ये भी डी ए इंटू ए बीटा, ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, डी ए यहाँ आ जाएगा सिर्फ, तो ये बचेगा आपके पास डी ए एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा स्क्वायर इंटू डी ए। ओके, अभी ये वाली चीज, इसको इक्वेशन ए नाम दे रहा हूँ, इसको इक्वेशन बी नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसको अपन अगर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में भाग लगा दें तो b अपॉन ए, तो अपन ले रहे हैं नीचे यही कर देता हूँ, तो इक्वेशन b अपॉन ए, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, देखो इधर तो हो जाएगा डी ए एफ अपॉन ए एफ, उधर क्या हो जाएगा, उधर होगा डी ए अपॉन 1 प्लस इक्वल्स टू 1 प्लस ए बीटा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए बीटा अपॉन ए, ये पलट जाएगा, ये वाली चीज पलट जाएगी, तो इसमें एक ये पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, डी ए अपॉन ए बचेगा। फाइनली अपने पास देखो क्या बचेगा, डी ए एफ अपॉन ए एफ इज इक्वल टू 1 प्लस ए बीटा डी ए अपॉन ए, ठीक है। तो इससे अब क्या रिजल्ट निकलता है, देखो कि अगर A में थोड़ा सा चेंजमेंट होने का मतलब है DA हो गया, वो मान लो A में थोड़ा सा चेंजमेंट है DA, तो AF में थोड़ा सा चेंजमेंट है DAF। ओके, ये यही तो चीज शो कर रहा है, देखो ये इक्वेशन यही शो कर रहा है कि जब A में DA चेंजमेंट हो रहा है तो AF में DAF चेंजमेंट होगा, ठीक है। अब देखो रिलेटिव चेंजमेंट क्या हुआ, आप विकृति निकालते हो, इलास्टिसिटी आपने पढ़ रखी है, तो जब आप विकृति निकालते हो तो ऐसा थोड़ी होता है, चेंजमेंट पे थोड़ी डिपेंड करता है, वो चेंजमेंट ओवर इनिशियल क्या था वैल्यू, उस पे डिपेंड करता है, वो एक रियल क्वांटिटी है। जब इलास्टिसिटी अपन ने करी थी तो शायद इस तरह की बात करी थी कि रिलेटिव अगर आप नहीं देख रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में कितना चेंजमेंट हो रहा है वो नहीं देख रहे हो, तो कोई मतलब नहीं। जैसे अगर ये आपके पास 1000 है, लेट्स सपोज 1000 है, और 1000 में ये 50 चेंज हो गया, 50 प्लस हो गया या माइनस हो गया समथिंग, ठीक है, तो 50 का चेंजमेंट आया, तो रिलेटिव चेंजमेंट कितना है, 1000 का 50 यानी कितना परसेंट हो गया आपके पास, 5%, सही है, 5% का चेंजमेंट हो गया। और अगर मैं यहां कहूं कि ये 100 है, ठीक है, और 100 में ये लेट्स सपोज 100 में ये 7 या 8 चेंज हो गया, लेट्स सपोज, ठीक है, 8 चेंज हुआ है, तो अब ये चेंज कितना हुआ, ये 50 चेंज हुआ, ठीक है, और ये कितना चेंज हुआ, ये 8 चेंज हुआ। तो अब आप कहोगे कि ये तो बहुत ही कम ही चेंज हुआ है, ज्यादा कहां चेंज हुआ है, ये तो 50 चेंज हो गया और ये 8 ही चेंज हुआ है सिर्फ। तो क्या इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं अपन, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो परसेंटेज इसका आएगा 5%, और ये जब 8 आप 100 में से 8 को आपने चेंज कर दिया, 8 चेंज कर दिया, तो इसका परसेंटेज कितना आएगा, 8%। तो परसेंटेज जो है बेसिक, रिलेटिव जो वैल्यू है वो इंपॉर्टेंट, इसलिए परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैथमेटिक्स के अंदर। ये इसलिए है क्योंकि रिलेटिव अगर आप नहीं देखोगे तो कोई मतलब नहीं है, ये परसेंटेज ही तो है, डी अपॉन ए इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज ही तो आ जाएगा। तो ये रिलेटिव जो चेंजमेंट है
जब आप 1000 में 50 का कर रहे हो तो वो 5% चेंज हुआ, लेकिन अगर 100 में 8 का चेंज कर दो तो 8% चेंज हो जाता है। तो ये रिलेटिव चेंजमेंट का मतलब है यहाँ पे। तो अगर डी चेंज हो रहा है इतना तो डी ए एफ इतना चेंज हो रहा है और इनिशियल वैल्यूज उनकी ये है, ठीक है। तो ये परसेंटेज चेंजमेंट है और ये इसका परसेंटेज चेंजमेंट है। और यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो ये क्वांटिटी एक फैक्टर है जो 1 अपॉन समथिंग आ रहा है और ये हमेशा 1 से बड़ा होता है, और बड़ा ना भी हो, छोटा भी हो 1 से, लेकिन 1 प्लस समथिंग है तो मतलब ये 1 से ओवरऑल नीचे जो 1 से बड़ी चीज है इसमें। और 1 से बड़ी चीज है मतलब कि यहाँ पे भाग लग के ये इस क्वांटिटी को कम कर दे रहा है, तो ये कम है और ये ज्यादा है। तो इसमें ये कहूंगा मैं कि डी ए एफ अपॉन ए एफ is greater than, sorry, is less than dA upon A, right? कि परसेंटेज चेंजमेंट जो है वो हमेशा इसका कम होगा। हालांकि AF को A से अलग नहीं किया जा सकता, AF A से हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि ओपन लूप एंड क्लोज लूप एक ही सिस्टम के दो पार्ट्स हैं। तो क्लोज लूप गेन बाद का है, ओपन लूप गेन पहले का है। समग्र इसको बोलते हैं ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन को कहते हैं आंतरिक लब्धि और क्लोज लूप को कहते हैं समग्र वृद्धि लब्धि। तो समग्र जब वर्ड आता है तो उसमें आंतरिक वाला यानी टोटल आना चाहिए ना, तो ए उसके अंदर इंक्लूड होगा। लेकिन ए में जितना चेंज हो रहा है रिलेटिवली एएफ में उसके रेस्पेक्ट में कम चेंजमेंट होगा, ठीक है। अगर आप यहां से आपसे कोई ये कहे, एक अपन छोटा सा एग्जांपल लेते, देखो उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आपको कोई कहते कि a इज इक्वल टू 1000 है, सपोज a इज इक्वल टू 1000 और a में जो चेंजमेंट है परसेंटेज चेंजमेंट, a में जो परसेंटेज चेंजमेंट है डी ए अपॉन a इंटू 100, ये परसेंटेज चेंजमेंट इज इक्वल टू लेट सपोज 12% है। तो अब आपसे पूछा जाए कि AF में कितना चेंजमेंट होगा, तो वो आप यहां से निकाल सकते हो। तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास बाई 100, ठीक है। 12/100 और 100 यहाँ पे, एंड हाँ बीटा भी डिफाइन करना पड़ेगा इसमें। तो बीटा अगेन ये ले लेते हैं, चलो 1/10 ले लेते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू 1/10। अगर ये सब कुछ हमारे पास है तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ए एफ अपॉन ए एफ इज इक्वल टू 1 प्लस ए यानी कि 1000 इंटू 1/10 एंड ये हो गया 12/100, ठीक है। ये कैलकुलेट करना है सिर्फ, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया है। अप्रोक्सीमेट इसको 100 मान लेता हूँ मैं, तो 10 टू द पावर माइनस, अप्रोक्सीमेशन करते तो गड़बड़ हो गया। अप्रोक्सीमेशन का केस तो आते ही थोड़ा सा ही चेंज हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेशन नहीं करना है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये है 1 एंड नीचे है 101 एंड 12/100 दिस क्वांटिटी, ठीक है। नहीं कोई नहीं, अप्रोक्सीमेशन से भी काम हो जाएगा, अप्रोक्सीमेशन से भी हो जाएगा 1 अपॉन ये, ठीक है। और ये अपने पास हो गया 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। परसेंटेज बेस अगर निकालना है आपको तो फिर अगेन इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, एक से ये कैंसिल हो गया, तो 12/100% कितना होगा 0.12%। तो ये फैक्टर्स जो आपने लिए, इसमें जब A आपका 12% चेंज हो जाएगा, A जब 12% बदल जाएगा तो A अब सिर्फ 0.12% बदलेगा, 0.12% बदलेगा। तो ये बहुत ही माइनर सी चेंजमेंट है विद रेस्पेक्ट टू दिस। तो ये डिपेंडेंसी तो रहेगी, लेकिन डिपेंडेंसी जो है वो बहुत ही कम रहेगी, ठीक है भाई। ये अपना फर्स्ट एडवांटेज है नेगेटिव फीडबैक सर्किट का। तो दूसरा देखो इसके अंदर जो एडवांटेज है वो है रिडक्शन ऑफ नॉइज एंड डिस्टोर्शन। देखो रिडक्शन करने से पहले हमें इनकी कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वास्तव में होता क्या है, ठीक है। तो विरूपण बेसिकली ये है, विरूपण बहुत सारे कारणों से हो सकता है, और वो है क्या बेसिकली कि जो भी आपने इनपुट में शेप जो इनपुट की है, आउटपुट में अगर वैसी ही शेप का रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उसे अपन डिस्टोर्शन कहते हैं, उसे अपन विरूपण कहते हैं। और ऐसा इसलिए होता है
कि डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि पहला रीज़न ये है कि अगर आपने इनपुट जो दिया है उस इनपुट में जो भी एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट कर रही है उसके अलावा भी डिफरेंट हार्मोनिक्स उसमें होते हैं। जैसे अगर आपने हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर जब किया था तो डायोड से जो भी सिग्नल निकल के आ रहा था उसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू एक एक्सपेंशन देखा था, सेकंड यूनिट या थर्ड यूनिट, सेकंड यूनिट की बात है ये। तो वहां अगर आपने देखा होगा कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो डोमिनेंट है, फिर कुछ प्लस हो रहा है, फिर कुछ माइनस हो रहा है, फिर कुछ प्लस हो रहा है, एंड वो डबल है फ्रीक्वेंसी या 4 टाइम्स है या फिर इस तरह से प्लस माइनस कुछ उसमें सम्स हो रहे हैं। तो मतलब एक टर्म है जो डोमिनेंट है, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, एंड उसके बाद में हार्मोनिक्स है। हार्मोनिक्स जिन्हें कहते हैं सन्नादी। तो इस तरह का कुछ केस जो है रियल में होता है किसी भी सिग्नल में कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, आधारभूत उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो हमें नजर आ रही है, और हार्मोनिक्स। अब जब अपन उसमें एंटर करवा रहे हैं तब उसमें सन्नादी का जो एक इफेक्ट है या फिर सन्नादी का जो एक ऐसा कह दो मैग्नीट्यूड है या डोमिनेंस है वो बहुत कम होता है। लेकिन एम्पलीफिकेशन होके जब निकलता है तो आपको पता है एम्पलीफिकेशन में वो बहुत ज़्यादा मैटर बढ़ जाता है। मतलब एम्पलीफिकेशन अपन ने जो ओपन लूप गेन की बात की थी वो 1000 एंड 500 एंड 10 टू पावर 5 10 टू पावर 4 इस टाइप का एम्पलीफिकेशन होता है। तो ये यहाँ पे तो बहुत कम है, लेकिन जब एम्पलीफाई होके आएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो आपको नजर आ सकता है। ठीक है, तो ये एक हो गया एक तरह का डिस्टोर्शन, जिसमें अपन आप ये कह सकते हो कि ड्यू टू द इनपुट सिग्नल की हार्मोनिक्स के कारण से डिस्टोर्शन आ सकता है। दूसरा एक और अपन ने वर्ड पढ़ा है बैंडविड्थ, जैसे पढ़ा है। तो बैंडविड्थ जो चौड़ाई है, बैंड चौड़ाई, वो इस तरह से है कि वो ऐसे होती है, पहले कम होती है, पहले एम्पलीफिकेशन कम होता है, फिर बाद में ये फिर ये। तो अब यहाँ पे ये हार्मोनिक्स की बात मान लो, या फिर उसमें एक मिक्सिंग है, बहुत सारी एम्पलीफायर करने के लिए, एम्पलीफिकेशन के लिए मिक्स किया हुआ एक सिग्नल दिया जा रहा है। तो उस कंडीशन में जब आप मिक्स्ड वाला डालोगे तो यहाँ वाला जो आपके पास में एम्पलीफिकेशन है उसका तो एम्पलीफिकेशन कम होगा, यहाँ वाले का एम्पलीफिकेशन ज्यादा होगा, यहाँ वाले का एम्पलीफिकेशन मीड में होगा। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का एम्पलीफिकेशन अलग अलग हो रहा है। तो वो आई थी तब तो उस शेप में थी, लेकिन गई जब वो वापस एम्पलीफाई होके तो एक फ्रीक्वेंसी वो बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो गई, एक फ्रीक्वेंसी बहुत कम एम्पलीफाई हो गई, तो वो शेप उसका क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये कुछ एक रीजंस है जो डिस्टोर्शन के रीजंस है। अब नॉइज क्या होता है? नॉइज जो है डिस्टोर्शन उसकी शेप एंड साइज में उसके अंदर कुछ है, उसके कारण से हो रहा है। और नॉइज जो है वो सिग्नल से उसका कोई लेना देना नहीं है। नॉइज इंटरनल या एक्सटर्नल कुछ और रीजंस होते हैं, उस पे जो है इफेक्ट करता है। जैसे अगर आपने पहले एंटीना वाले टाइम पे अगर टीवी देखा है या रेडियोस अगर आपने सुने हैं, एफएम अगर आप सुने हुए हो, या जो कन्वेंशनल रेडियोस जो होते हैं वो अगर डब्बे वाला रेडियो आपने सुना है, तो अगर बारिश का जैसे मौसम होता है और जब बिजली कड़कती है तो उसमें उसका डिस्टोर्शन, उसमें उसका नॉइज आता है बिजली का। ठीक है, तो वो एक क्या है, उसे नॉइज बोलेंगे अपन। क्यों आया? क्योंकि जो सिग्नल्स आ रहे हैं उन सिग्नल्स को इफेक्ट किया उसने, बिजली ने, और वो इफेक्ट, थंडर इफेक्ट जो है वो अपने को यहाँ पे भी सुनाई देता है। डेफिनेटली ये चीज आपने ऑब्जर्व की होगी इन एफएम और रेडियो। अगर आपने सुने हैं तो आपको जरूर पता होगा, नहीं अगर आपने सुने हैं तो अपने पेरेंट्स से पूछोगे ऐसा कभी हुआ था क्या, अगर इन केस आप क्यूरियस है तो। अगर नहीं क्यूरियस है तो मैं जो कह रहा हूँ वो सुन लो, ठीक है, इतना ही है। तो ये जो केस है नॉइज वाला, एक तो ये हो गया। दूसरा केस ये हो सकता है कि इंटरनली कुछ हो सकता है। इंटरनली क्या हो सकता है? जैसे कि ट्रांजिस्टर है, एंड ट्रांजिस्टर में एक हमिंग आती है। हम साउंड का मतलब है जैसे बाइक या गाड़ी चालू है तो एक इंजन रन करता है तो साउंड आता है, तो उसे हमिंग टाइप का साउंड एक आता रहता है उसमें। उसका रीजन क्या है कि अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो उनकी मूविंग के कारण, उनके कोलिजन के कारण, बहुत ज्यादा जब आप कोलिजन्स होते हैं तो उनका एक साउंड जो है वो भी आता है। लेकिन कब आता है? जब एम्पलीफाई हो जाता है वो तब आता है। स्मॉल सिग्नल्स में नहीं पता चलता, ट्रांजिस्टर चल रहा है आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जब वो सिग्नल एम्पलीफाई हो जाते हैं तो वो साउंड उसके अंदर
वो साउंड साउंड देखो इसमें एक वर्ड आ रहा है, नॉइज में वर्ड आ रहा है साउंड का, डिस्टोर्शन सिग्नल से रिलेटेड है और नॉइज साउंड से रिलेटेड है। तो वो साउंड उसके अंदर, और साउंड भी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एक तरीके से फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी उसमें एड अप हो जाएगी। तो ये दो तरह की प्रॉब्लम है जो एम्प्लीफिकेशन के वक्त आती है, और इनको सोल्व करने का जो अप्रोच है, देखो सिर्फ नेगेटिव फीडबैक इन्हें नहीं खत्म कर सकता, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मैं कल की क्लास में बोला था कि इट इज नॉट ए फाइनल डेस्टिनेशन कि यहीं पे आके सब कुछ एंड हो जाएगा, नहीं, और भी तरीके हैं नॉइज को कम करने के लिए, डिस्टोर्शन को कम करने के लिए एक्स्ट्रा सर्किट्स जोड़े जाते हैं, और एम्प्लीफिकेशन और रेक्टिफिकेशन किया जाता है, और रेक्टिफाई किया जाता है, और सेंसिटिव चीजें जो है वो लगा के उसको इसको नोट किया जाता है, उसको खत्म किया जाता है। लेकिन एक 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 फैक्टर तक ये भी उसको कम कर सकता है, और उसके लिए अप्रोच इसकी बहुत सिंपल है, इसकी अप्रोच वही है जो पहले थी, ठीक है। और इसी के कारण जो फैक्टर है वो वही फैक्टर आएगा जो पहले आया था। क्या है कि नॉइज है, जा रहा है एम्पलीफाई होके, डिस्टोर्शन है, एम्पलीफाई होके जा रहा है, उसी को वापस अपोजिट फेज में लाके लगा दो, क्योंकि वहां पे वो जो भी नॉइज है वो अप था तो वो डाउन हो जाएगा एम्पलीफिकेशन के बाद, उस डाउन वाले को वापस इनपुट में जोड़ दो, तो पहले जो इनपुट था उसमें जो नॉइज था या जो भी डिस्टोर्शन था उसके अपोजिट फेज में वापस आ गया, तो वो उसको कैंसिल कर देगा, एंड कैंसिल करके एंड देन आगे वापस जाएगा और उसको कम करेगा, धीरे 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 क्या होता चला जाएगा, नॉइज कम होता चला जाएगा, फैक्टर कम हो जाएगा नॉइज का। तो इसको इसके लिए डिस्टोर्शन के लिए मान लो चाहे नॉइज के लिए मान लो एक ही फैक्टर है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि इनपुट सिग्नल जो है वो तो है ही है, इनपुट सिग्नल तो है ही है, उसको छोड़ देते हैं। डिस्टोर्शन के लिए लेट्स सपोज एक अलग जो है मतलब एम्पलीफायर सॉरी एक अलग वोल्टेज सोर्स में मान लेता हूं कि यहाँ पे आपका डिस्टोर्शन हो रहा है ये, तो डिस्टोर्शन को भी अपन क्या मान लेते हैं, एक अलग टाइप का वोल्टेज सोर्स मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स था और ये एक और वोल्टेज सोर्स है जो डिस्टोर्शन क्रिएट कर रहा है या नॉइज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये सिग्नल इसमें से जाएगा, इसमें से जाके और यहाँ एम्पलीफाई होकर हमें मिलेगा। तो ये पहले की बात है, ये पहले की बात है, या फिर इसको यहाँ नहीं लगा के एम्पलीफायर के बाद में लगाते हैं, चलो यहाँ नहीं लगाते, डिस्टोर्शन को बाद में लगा देते हैं, क्योंकि पहले तो हमें नहीं मिल रहा है ना, वो एम्पलीफिकेशन के बाद डिस्टोर्शन मिल रहा है, ठीक है। एम्पलीफिकेशन से पहले तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, तो यहाँ मैं लगा देता हूँ एक डी, ठीक है। और ये पहले वाली सिचुएशन थी जिसे अपन ओपन लूप गेन कहते हैं, ओपन लूप सर्किट कहते हैं ये सिचुएशन। ये क्या लगा है, ये मिक्सिंग सर्किट है, इसको इस तरह से मिक्सिंग को दिखाया जाता है। तो वो जो अभी अपन ने श्रेणी और शंट का जो केस देखा था वो ये मिक्सिंग सर्किट है। अभी मिक्सिंग सर्किट से अपने को क्या करना है, इसको वापस लाना है, इसको वापस लाना है बीटा सर्किट के थ्रू इसको जोड़ देना है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, इससे डी से कुछ फैक्टर आएगा वापस यहाँ पे, और वो फैक्टर एम्पलीफाई होके वापस चला जाएगा, और पहले डी आ रहा था और अब ये नेगेटिव आ रहा है, इसलिए बाहर अब जो निकल के आएगा उससे मैं कहूंगा डी एफ, और डी एफ जो है वो बेसिकली क्या होगा, देखो डी एफ होगा, पहले देखो ये ए डी है आपके पास में, ये जैसे आपने ये जोड़ दिया, जोड़ते ये डी एफ बन गया। थोड़ा सा देखो यहाँ पे टेक्निकली अप्रोच थोड़ी सी अलग है, एक बार समझो, फिर नहीं समझ में आया तो हम बात करेंगे। तो डीएफ आया एंड डीएफ फिर इसमें से गया, देखो ये चीज है डीएफ, क्योंकि ये एम्पलीफाई जैसे आपने सर्किट जोड़ दिया तो इसमें फीडबैक लग गया, फीडबैक लगते ही लेट्स सपोज डी से किसमें बदल गया, डीएफ में बदल गया। तो अब देखो डीएफ को इसमें जोड़ना है आपने, पहले डी आ रहा था, इनिशियली डी आ रहा था, और अब ये क्या बन गया आपके पास, डीएफ बन गया, ठीक है। दोनों डायग्राम्स ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पे पहले डी लिखा था, तो इनिशियल कंडीशन में क्या था, डी था, जैसे ही हमने फीडबैक सर्किट जोड़ा तो ये डीएफ हो गया, राइट। अब देखो डीएफ इसमें जाएगा बीटा के साथ, बीटा के साथ यहाँ पे क्या इनपुट होगा वापस, बीटा डीएफ, लेकिन इस डीएफ के नेगेटिव में होगा ये, ठीक है। और ये नेगेटिव इससे एम्पलीफाई होगा तो ये जाएगा माइनस ए बीटा इंटू डीएफ, और इतनी कमी आ गई इसमें, अब इसमें इतनी कमी आ गई तो ये आ गया आपके पास ए बीटा डीएफ,
और ये अपना नया DF है। पहले D था, जैसे ही सर्किट बीटा सर्किट जोड़ा आपने तो DF हो गया, DF नेगेटिव के साथ यहाँ आया, नेगेटिव के साथ एम्पलीफाई हुआ, एंड देन वो इनिशियल DF के साथ में माइनस हुआ, क्योंकि हमें पता तो इनिशियल DF का इनिशियल D का करना है, इनिशियल D में कितना चेंजमेंट आ गया, तो इनिशियल D में इतना चेंजमेंट आ गया। इससे अगर अपन DF निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, DF is equal to 1 plus A बीटा is equal to D, और DF इससे क्या आएगा, D upon 1 plus A बीटा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया DF जो है वो लेस देन D। अगेन वही फैक्टर, देखो अभी तक अगर आपने देखा है तो सब जगह यही फैक्टर है, सब जगह यही फैक्टर, और आगे भी यही फैक्टर आएगा। अगर किसी चीज को बढ़ाना है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर किसी चीज को कम करना है तो ये इसमें भाग लग जाएगा। जैसे अभी तक अपन ने देखा है कि हमें वोल्टेज गेन को कम करना था, इसलिए ये A में 1 प्लस A बीटा का भाग लग गया। हमें स्टेबलाइजेशन बढ़ाना था तो DAF is equal to DA upon A, और इसमें देखो भाग लग गया तो कम हो गया, ये कम हो गया, ये कम हो गया, और अब ये कम हो गया। तो जहां पे भी कमी लानी है वहां पे ये फैक्टर भाग लग जाएगा, और जहां पे भी बढ़ाना है वहां पे ये फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आगे का अपना केस नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या देखेंगे कि इनपुट रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है या इनपुट इंपीडेंस पे क्या फर्क पड़ता है, तो वो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमें उसको क्या करना है, बढ़ाना है, हमें उसको बढ़ाना है, पहले की तुलना में ज्यादा करना है। ये तो काम था अपना इनपुट इंपीडेंस को बढ़ाना, तो अब बढ़ेगा तो वो इतना बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा वो अपन अगले वीडियो में बात करेंगे, अगली क्लास में बात करेंगे।